जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जब पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग जो नियर अबाउट 1500 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सिलेबस में अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो समय की बहुत ही कमी है, समय बहुत ही कम है, टाइम कम है, जिसके कारण हम इंडिया को स्किप कर रहे हैं। इंडिया आप लोग जो है खुद से पढ़ लीजिएगा। और हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल में हमें एक लेक्चर और लेना था, लेकिन आज किसी कारणवश हमने पीपीटी नहीं तैयार कर पाए। तो प्रैक्टिकल का एक लेक्चर जो आपका जीआईएस बचा हुआ है, हमने रिमोट सेंसिंग की बात कर ली थी, तो जीआईएस में हम बीच में एक लेक्चर किसी दिन ले लेंगे। आज जो है पीपीटी नहीं तैयार हो पाया था, इसलिए जीआईएस हम आपको आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें हमने जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन तैयार, यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार किया है। जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर प्रैक्टिकल तक जो आपके पास 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट में हर यूनिट से लगभग 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद 5 जो है टेस्ट जो होगा वो मिक्स टेस्ट होगा, यानी 500 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे वो पूरे 10 यूनिट क्या रहेंगे, उसमें मिक्स रहेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या हैं, नए क्वेश्चन बना गए हैं, दोनों का मिक्स रूप दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि जब भी जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसके पहले आप अपना आंसर एक खुद अपने दिमाग में आंसर सेट करेंगे। उसके बाद जो भी आपको आंसर बताया जा रहा है उससे आप तुलना करेंगे, ठीक है। और आप लास्ट में कमेंट करके ये बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन क्या हुआ है, सही किए हैं आप, विद ऑनेस्टी आपको बातें बतानी है। रही दूसरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मे बी ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है। हम उस क्वेश्चन पे क्या करेंगे कि उसको हम देखेंगे, उस पे एनालाइज करेंगे और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उससे मिलान करेंगे। उसके बाद अगले दिन अगर ऐसी कोई निश्चित त्रुटि होती है तो उसको आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से जियोमॉर्फोलॉजी, और आइए देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का पहला क्वेश्चन। और एक बात आपको ये बताना है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग किया गया है। बाकी हम यहाँ पर जो भी इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है, हम उसको आपको बता दे रहे हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, यानी आपको ये बताना है कि इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा इंडोजेनेटिक मूवमेंट नहीं है, यानी कौन सा जो है जो भी यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है वो इंडोजेनेटिक प्रोसेस के कारण नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आपने हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स दो प्रकार के पढ़े थे, एक एक्सोजेनेटिक और एक इंडोजेनेटिक। दोनों फोर्स से अलग अलग जो है प्रकार के क्या जो निर्मित होते हैं, अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म निर्मित होते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा जो है टाइप नहीं है, किसका इंडोजेनेटिक मूवमेंट का टाइप नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए है आपका अपलिफ्टमेंट, बी है आपका फोल्डिंग, सी है मास मूवमेंट और डी है फॉल्टिंग, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा क्या है आपका इंडोजेनेटिक नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है, अपलिफ्टमेंट, फोल्डिंग, मास मूवमेंट एंड फॉल्टिंग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका मास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मास मूवमेंट का जो कारण होता है वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण नहीं होता है बल्कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होता है। बाकी जो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट दिया हुआ है, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उभार, या फोल्डिंग का मतलब क्या होता है आपका बलन, ठीक है। और फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो फॉल्ट बनते हैं, दरार बनते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का राइट आंसर है आपका सी मास मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग वोल्केनोज वाज thought to be extinct but it erupted, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसको ये सोचा गया था ये क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी अब इसमें कोई भी प्रकार का इरप्शन उद्गार नहीं हो रहा है। फिर भी ये क्या है, अभी हाल ही में इसमें क्या हुआ है, इरप्शन हुआ है, उद्गार हुआ है। यानी इसमें से चारों ज्वालामुखी से आपको ये बताना है कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसको ये घोषित कर दिया गया था, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अब इसमें से उद्गार कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो अचानक से उसमें क्या हो गया, उद्गार हो गया, ठीक है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है माउंट स्ट्राम्बोली, बी है माउंट फ्यूजियामा, सी है माउंट एटना और डी है आपका माउंट वेसुवियस। इसी चारों में से आपको सटीक आंसर लगाना है, ठीक है।
तो इसका सटीक आंसर है आपका माउंट विसुवियस। ठीक है, माउंट विसुवियस कहाँ है? तो माउंट विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो आपका इटली में है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी है, इसको क्या है, इसको घोषित कर दिया गया था एक्सटिंक्ट प्रकार में। ठीक है, और लेकिन अभी हाल ही में इसमें क्या हुआ है, जो है एक्सेप्शन हुआ है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? डी सही है। बाकी जो इसमें दिया गया है माउंट स्ट्राम्बोली हो, ठीक है, या माउंट एटना हो, ये भी कहाँ है? आपके इटली में है। जबकि जो आपका माउंट फुजियामा है, ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर क्या है? माउंट विसुवियस। आगे आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following types of volcano eject most thick lava, यानी इसमें ये पूछ रहा है कि जो भी विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिससे जो लावा निकलता है वो काफी क्या होता है? थिक होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो गाढ़ा लावा होता है उसमें वो गाढ़ा क्यों होता है, उसमें किसका परसेंटेज बढ़ जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिससे निकलने वाला जो लावा होता है वो बहुत ही क्या होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है विसुवियस टाइप में, पिलियन टाइप में, सी है स्ट्राम्बोलियन टाइप में, और डी है वॉल्केनियन टाइप में। इसी चारों में आपको ये बताना है कि किस ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उसमें क्या होता है? लावा काफी गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर आपका है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, जो पिलियन टाइप ज्वालामुखी है इससे निकलने वाला लावा है वो काफी क्या होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, इसीलिए जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है उससे जो इरप्शन होता है वो सबसे भयंकर टाइप का क्या होता है? उसमें इरप्शन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जो आपका जो लावा निकलता है जिस पाइप से, इस पाइप से जब ये लावा आता है, जो पिलियन टाइप में जो लावा बनता है वो काफी गाढ़ा होता है। जब ये गाढ़ा होता है तो जल्दी नीचे से ऊपर आ नहीं पाता, यानी नीचे से काफी फोर्स लगता है इसको बाहर निकालने में। ठीक है, तो ये नीचे क्या है? एनर्जी लगातार जमा होती रहती है, क्योंकि ये गाढ़ा है इसलिए जल्दी नहीं निकलता है। जब यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो अचानक से एकाएक क्या होता है? सारा लावा फूटकर बाहर आता है और बहुत तेजी के साथ क्या करता है? रोरिंग करता है, गर्जना करता है। इसलिए जो पिलियन टाइप का ज्वालामुखी है वो क्या है? सबसे भयंकर ज्वालामुखी है, सबसे भयंकर क्या है? विनाशकारी भी ज्वालामुखी यही क्या है? आपका पिलियन टाइप का है। ठीक है, पिलियन टाइप ज्वालामुखी कहाँ है? पिलियन टाइप ज्वालामुखी मार्तनिक द्वीप में है। ये भी पॉइंट आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पिलियन टाइप। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वोल्केनोज इरप्ट विथ ग्रेट इंटेंसिटी एंड फॉर्म्स कॉलीफ्लावर शेप वोल्केनिक क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है पिलियन टाइप, वॉल्केनियन टाइप, विसुवियस टाइप या फिशर टाइप। इसी से आपको ये बताना है कि कौन सा क्या है कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ क्या होता है? इरप्ट होता है, और उसके बाद में इरप्ट होने के बाद जो उसका शेप दिखाई देता है वो किसकी तरह दिखाई देता है? कॉलीफ्लावर टाइप के दिखाई देता है, जो आपका फूल गोभी होता है उसके टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन है पिलियन टाइप, वॉल्केनियन टाइप, विसुवियस टाइप और फिशर टाइप। ठीक है, तो इसमें चारों में क्या सही है? आपका जो है वॉल्केनियन टाइप। ठीक है, जो वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी होता है जब ये इरप्ट होता है तो इसके इरप्शन से कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होता है, जो देखने से क्या है कि फूल गोभी की तरह लगता है। इसको बोला जाता है इसलिए कि ये क्या है? कैलीफ्लावर टाइप्स का ये जिसका शेप बनता है वो किस तरह का है? कैलीफ्लावर टाइप का है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जो राख होते हैं, जो डस्ट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही गैसों की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दूर से देखने पर इसके चारों तरफ गैसों के एक तरह से धूल कण और गैसों के बादल बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका शेप दिखता है वो कैसा है? वो आपका कॉलीफ्लावर शेप का दिखता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं रखा गया है जो आपको लगता हो कि बहुत इजी है। ठीक है, ये काफी क्या है जो
एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है इसको तैयार करने में टाइम लगेगा, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही क्या है हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत ही क्या है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाया गया है इसमें वो आए हुए हैं या जो बनाने का तरीका है उसको जैसा यूजीसी आपसे पूछ रहा है उसी तरीके पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन वॉल्केनिज्म द मेजॉरिटी ऑफ ऑल वॉल्केनिक गैसेस इज आर, यानी जो वॉल्केनो होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से कौन सी गैसें मेजॉरिटी में होती है, यानी किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन आपका है ए में CO2, बी में वाटर वेपर, सी में SO2 और डी में NO2। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है गैस ऐसा है कि वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान उसकी मात्रा क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका सबसे सही सटीक आंसर क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर की मात्रा जो होती है वॉल्केनिक इरप्शन में वो सबसे ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त आपके इसमें CO2 भी होते हैं, NO2 भी होते हैं और आपके क्या है कि SO2 भी इसमें क्या होते हैं पाए जाते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसें निकलती हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन जिसमें जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, वो वाटर वेपर की होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है Which of the following is not a critical effect of volcanic eruption, यानी जो अगर कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसका एक क्रिटिकल इफेक्ट मतलब उसका बहुत ही भयानक परिणाम जो है वो नहीं है इन ऑप्शन में से। ये कह रहा है कि अगर कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा परिणाम है, इफेक्ट है, प्रभाव है, ठीक है, जो बहुत ही क्रिटिकल नहीं है किसके लिए, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। ऑप्शन है आपका डाइवर्जेंट ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगला ऑप्शन है सुनामी बेस अलोंग द कोस्टल रीजन, उसके बाद डैमेज टू नेचुरल इकोसिस्टम और साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी अगर कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा इफेक्ट है कि जो वॉल्केनो के कारण नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा विकल्प सही है आप लोग बताइए। तो इसमें कौन सा सही है, साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल का किसी भी प्रकार से वॉल्केनो से कोई लेना देना नहीं है। और जो अन्य विकल्प इसमें दिए हुए हैं बात किया जाए डाइवर्जन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। कहीं पर भी वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो निकलने के बाद लावा जम गया और जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से बाधित हो गया, तो ये भी हो सकता है। दूसरा है सुनामी वेव्स अलोंग द कोस्टल रीजन, अगर कहीं पर जो है सी में क्या आता है वॉल्केनो आता है तो वॉल्केनो आने के बाद क्या होगा, भूकंप आएगा और उसी के कारण क्या होता है सुनामी वेव्स बनती है, तो ये भी सही है। और क्या है डैमेज टू नेचुरल इकोसिस्टम, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कहीं किसी एरिया में क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस एरिया का इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, वो पूरी तरीके से रून हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि इसका किसी भी प्रकार से आपके जो वॉल्केनिक इरप्शन है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मास वेस्टिंग, यानी जो मास वेस्टिंग होता है, मास मूवमेंट होता है, उसमें क्या है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसको बढ़ाता है, किसको आप कह सकते हो मास मूवमेंट को, यानी द्रव्यमान संचलन को, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है वेदरिंग एंड क्लाइमेट, बी दिया हुआ है वाटर कंटेंट, सी दिया हुआ है स्लोप एंगल और डी दिया है अलाव दीज। यानी इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है मास मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें जो भी फैक्टर दिए हुए हैं वो क्या करता है आपके मास मूवमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। चाहे आप बात करें वेदरिंग एंड क्लाइमेट की, क्लाइमेट भी प्रभावित करता है आपके मास मूवमेंट को, और वेदरिंग अगर रात क्या हो जाती है, वेदर्ड हो जाती है, ठीक है, अपने स्थान पे क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो वो भी क्या होता है उससे मास मूवमेंट होता है। वाटर कंटेंट, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो भी मास मूवमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट ज्यादा मिलेगा तो वो क्या काम करता है, वो लुब्रिकेंट का काम है और आराम से क्या होता है जो आपके रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो टुकड़े होते हैं वो स्लाइड करने लगते हैं और आपका क्या है
स्लोप एंगल। आप तो जानते ही हैं अगर स्लोप ज्यादा है तो क्या होगा, राक्स आसानी से जो है क्या होगी, मूव कर पाएगी। अगर स्लोप कम होगा तो राक्स मूव नहीं कर पाएगी। तो मास मूवमेंट में या मास वेस्टिंग में जो फैक्टर दिए गए हैं उसमें सभी फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, डी सही है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला है सीप रॉक्स आर अ फॉर्म ऑफ व्हिच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, यानी एक प्रकार का जो सीप रॉक्स होता है, जो भेड़ शिला होती है, मेष शिला होती है, वो किस प्रकार का क्या है, लैंडफॉर्म है। आपको बताना है। ए ऑप्शन है विंड यानी हवा का, बी है फ्लूवियल यानी नदी का, ठीक है, सी है कास्ट और डी है नन ऑफ दी। जिसमें से बताना है कि जो आपका सीप रॉक्स होता है वो किसके कारण बनता है। ठीक है, तो जो आपका सीप रॉक्स होता है वो किसके कारण बनता है, वो ग्लेशियर के कारण बनता है, ग्लेशियर के इरोजन के कारण बनता है। इसलिए इसमें ग्लेशियर किसी भी ऑप्शन में नहीं है और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हम लोगों ने पढ़ा था ग्लेशियल टोपोग्राफी में कि जो आपका रास ये सीप रॉक्स होता है, ठीक है, जिसको आप रास मुटाने भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रास मुटाने भी कहते हैं, वो किसके कारण बनता है, वो आपका बनता है ग्लेशियर के इरोजन के कारण बनता है। ठीक है, तो एक लैंडफॉर्म है, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर लैंडफॉर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस बार भी आपसे लैंडफॉर्म के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेरियस कोस्टल फीचर आर फाउंड बिफोर अ स्टैक, ठीक है, फाइनली प्रोड्यूस्ड इन व्हाट ऑर्डर टू द फीचर प्रोड्यूस्ड टेक प्लेस। यानी ये कह रहा है कि जो आपका स्टैक बनता है, ठीक है, तो जो स्टेक बनने का एक प्रोसेस होता है, तो उस स्टेक बनने के पहले के जो प्रोसेस होते हैं वहां शुरुआत से लेकर अंत में जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका ये स्टेक बनता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है केव, हेडलैंड, आर्क एंड स्टेक, बी में दिया हुआ है हेडलैंड, केव, आर्क एंड स्टेक, सी में है आर्क, केव, हेडलैंड एंड स्टेक और डी में है हेडलैंड, आर्क, केव एंड स्टेक। अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा ऑर्डर सही है किसके फाइनल प्रोडक्ट के लिए, आपके स्टेक बनने के लिए। ठीक है, तो स्टेक किससे बनता है, पहली बात आप ये जानिए कि जो स्टेक बनता है वो एक क्या है, मरीन के द्वारा, जो आपका मरीन फीचर्स है, ठीक है, तो ये मरीन के द्वारा निर्मित क्या है, स्थलाकृति है। इसका जो आपका ऑर्डर सही होता है वो आपका क्या है, वो आपका बी है, पहले हेडलैंड बनता है, केव बनता है, आर्क बनता है और स्टेक बनता है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए ये क्या है, कोई कोस्टल एरिया है जहां पर कोई क्या है, लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो जब समुद्र से वेव्स आती हैं तो सबसे पहले इस लैंडफॉर्म को इरोड करती हैं। ठीक है, तो इरोड जब करती हैं तो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म तो इरोड हो नहीं जाता है, इसका कुछ ही भाग इरोड होता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडलैंड। ठीक है, जब हेडलैंड बनता है उसके बाद लगातार जब इसमें इरोजन होता रहता है तो इसमें कुछ इस आकार की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है इसी चट्टान में, इसी राख में, जिसको क्या बोला जाता है, केव बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, केव बोला जाता है। इस तरह के कुछ आकृतियां बन जाती हैं। अब ये आकृति, इसको आप जो है 3D समझिए कि आकृति भी खोखली नहीं है, लेकिन कालांतर में क्या होगा कि लगातार इरोजन होने से इसके जो बीच का जो इसमें मलबा होता है ये काट देती है, इसको क्यों सी वेव्स काट देती हैं और ये किस प्रकार बन जाता है, इस आकार का निर्माण हो जाता है। और ये समझिए आप क्या है, 3D है और ये क्या है, खोखला भाग है। बस आपको एक मेहराब दिखता है, एक चाप के रूप में दिखता है और इसमें बीच का जो मलबा होता है वो क्या हो जाता है, एक गुफा टाइप का दिखता है। इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। और फर्दर जब इसमें इरोजन होता है तो ये जो होता है ये मेन लैंड से हट जाता है, ये टूट जाता है और ये एक क्या है, ऐसे ही जो है केवल क्या बचता है, ये वाला राख बचता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। तो ये स्टेक का क्या है, फॉर्मेशन है। कहां से, पहले हेडलैंड बनेगा, हेडलैंड के बाद क्या बनेगा, केव बनेगा, केव के बाद आर्क बनेगा, आर्क के बाद क्या बनेगा, स्टेक बनता है। ठीक है, तो ये किससे निर्मित है, ये मरीन लैंडफॉर्म है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर इसको देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। इसमें एक असर्शन दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा। पहले का देखना है क्या असर्शन सही है या गलत है, फिर रीजन सही है या गलत है, फिर क्या रीजन आइडेंटिफाई कर रहा है असर्शन को या नहीं कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कितने प्रोसेस से? 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रोपगेशन एस वेव टेल अस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर। यानी इसमें यह कह रहा है कि जो आपका एस वेव है वो आपका जो कोर है, जो आपका कोर है 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये कह रहा है कि जो एस वेव है वो टेल अस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर, वो कोर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, अगला दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है एस वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि जो एस वेव है वो लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती है। अब इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है कि पहले देखना है कि कौन सा सही है या गलत है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम आपको ऑप्शन बताते हैं कि इसमें अगर ए है तो ए का मतलब ये हुआ कि आपका असर्शन सही है, बी में दिया हुआ है रीजन सही है, सी में क्या है असर्शन रीजन दोनों सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, और डी में क्या सही होगा आपका असर्शन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये आप इसको ऑप्शन मान लीजिए। जो भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे आपको ये ऑप्शन मानना है। ए का मतलब असर्शन सही है, डी का मतलब केवल रीजन सही है, और सी का मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, और डी का मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रोपोगेशन में कि एस वेव टेल अस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर। ठीक है, कि जो एस वेव होता है वो आपके इंटरनल जो आपका कोर है उसके बारे में जानकारी देता है। तो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखे थे कि जो वेव थे उसी के माध्यम से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो असर्शन क्या है आपका सही है। अब आइए देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है एस वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम, यानी जो आपकी एस वेव है वो लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ये भी बातें क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो एस वेव होती हैं वो किसमें ट्रेवल करती हैं? ओनली ठोस में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, वो लिक्विड में क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। और इसीलिए हमें पता चलता है कि जो आपका आउटर कोर पे जब ये कोर पहुंचती है तो एस वेव गायब हो जाती है, लेकिन और जो इनर कोर है वहां पर पी वेव ट्रेवल करती है। तो एस वेव जो अगर आउटर कोर से गायब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आउटर कोर आपका लिक्विड है। अब देखिए क्या रीजन आपकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, सही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एस वेव क्या है कि वो लिक्विड में क्या करती है? ट्रेवल नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें इंटरनल अर्थ के स्ट्रक्चर ऑफ कोर के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि ये बात इसकी क्या करता है? पुष्टि करता है। आप प्रश्न कीजिए कि रीजन क्या इसमें सही है कि नहीं है, तो आप क्योंकि लगाइए, क्यों लगाइए, तो ये जो आपका रीजन है ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आप करके देखिए, यहां पर कह रहा है एस वेव लिक्विड मीडियम में जो है ट्रेवल नहीं कर पाती है। अब क्या ये इसकी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अब ए में क्या है कि एस वेव टेल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर। एस वेव है जो आपके इंटरनल यानी जो आपका कोर है उसके बारे में बताती है। क्यों बताती है? अब क्यों का जब आपने उठाया तो क्यों बताती है? क्योंकि जो एस वेव होती है वो कोर में जाके जो आउटर कोर है वहां पर गायब हो जाती है। तो दूसरा बात भी सही है और क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन कैन कॉजेस द क्लाइमेट ऑफ अर्थ टू चेंज। ठीक है, ये कह रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हो सकता है? आपका अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। कहीं पर अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस एरिया में आपका जो अर्थ है उस एरिया का उसमें क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? वॉल्केनिक डस्ट एंड एसेस इन द स्काई रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ जो है इंसोलेशन। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ। ये कह रहा है कि वॉल्केनो के कारण बहुत सारे धूल और डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जिसके कारण उस एरिया में जो इंसोलेशन आता है उसकी क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। असर्शन एक सही कह रहा है, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है
तो उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो क्या हो सकता है, बिल्कुल ही चेंज हो सकता है। हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे जो है एनवायरमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्लाइमेट चेंज की आपको कुछ थ्योरी बताई थी। उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी थी आपका, जो ये वॉल्केनिक इरप्शन वाला था, जिसमें हमने CO2 की बात की थी। उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा था। और एक ज्वालामुखी हम आपको बताए थे, टोम्बोरो वॉल्केनो, जिस टोम्बोरो वॉल्केनो के कारण जो एक साल था वो क्या था, विदाउट समर सीजन घोषित हो गया था। यानी उस वर्ष इंसोलेशन इतना कम मिला था उस एरिया के अर्थ को कि वो क्या क्या घोषित हो गया था, विदाउट ईयर ऑफ समर। ठीक है, वो अभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है कि वॉल्केनिक डस्ट एंड एशेज इन द स्काई रिड्यूस द अमाउंट अर्थ। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। यानी इसका ऑप्शन भी क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि देयर आर मॉडरेट अर्थक्वेक एट द मिड अटलांटिक रिज। यानी जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वहां पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो किस टाइप के हैं, मॉडरेट टाइप के हैं। बहुत ही भयानक अर्थक्वेक, यानी जिसकी इंटेंसिटी है, ऐसा नहीं है कि जो रिक्टर स्केल पर जो वहां पर भूकंप आता है उसकी इंटेंसिटी 7 या 8 या 9 हो जाती है, बहुत रहता है तो 4-5 के बीच में ही या 6 के बीच में ही रहता है क्या, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। तो आपका असर्शन क्या है, बिल्कुल ही सही कह रहा है। ठीक है, रीजन क्या बता रहा है कि द मिड अटलांटिक रिज इज लोकेटेड ऑन जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। यानी जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वो कहां पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। यानी ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पे लोकेटेड है। ठीक है, ये बात क्या सही है कि गलत है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर अवस्थित है। किसके, एक तरफ आपकी है यूरेशियन प्लेट और एक तरफ नॉर्थ में देखा जाए तो आपका जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। साउथ में एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है और एक तरफ आपका क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, ये आपका इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है और नीचे से लावा निकलकर किसका निर्माण कर रहा है, आपके मिड अटलांटिक रिज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो बी भी बात क्या है आपकी सही है। अब क्या देखते हैं कि ये जो आपका रीजन है इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप प्रश्न कीजिए कि ये वाला देखिए कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि देयर आर मॉडरेट अर्थक्वेक एट द मिड अटलांटिक रिज। यानी मिड अटलांटिक रिज पे जो अर्थक्वेक आता है मॉडरेट आता है। अब आप पूछिए अपने से खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्यों मॉडरेट आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये जो आपका मिड अटलांटिक रिज है ये किस प्लेट बाउंड्री पर अवस्थित है, आपका जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर अवस्थित है। और जब कहीं पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे जो होता है तो वहां पर जो भूकंप आते हैं वो बहुत ही हल्के भूकंप आते हैं, बहुत ही ग्रेट इंटेंसिटी के भूकंप नहीं आते हैं। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसको क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है सुनामी वेव्स क्रिएट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज इन कोस्टल एरियाज। यानी ये असर्शन ये कह रहा है कि जो सुनामी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, कोस्टल एरिया में लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर क्या लाती हैं, डिस्ट्रक्शन लाती हैं, विनाश लाती हैं। ठीक है, और रीजन क्या कह रहा है, सिस्मिक वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ सुनामी। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है कि जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के द्वारा ट्रेवल करती हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ सुनामी। और यही क्या करती हैं, जो भूकंप होती हैं इस सुनामी को लाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं या इसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। तो अब आपको यही बताना है कि ये असर्शन रीजन में कौन सा सही है और क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, किसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो असर्शन जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। क्यों, क्योंकि जो सुनामी की वेव्स होती हैं वो लार्ज पैमाने पर जो कोस्टल एरियाज होती हैं वहां पर क्या लाती हैं, डैमेज लाती हैं। यदि आपको याद ना हो, अगर आप लोग भूले नहीं हो तो आपको 24 दिसंबर जो आया था 2004 में सुनामी आया था, ठीक है, वो कितनी भयानक तरीके से तबाही मचाई थी। जो इंडोनेशिया में जो है बर्मा और इंडोनेशिया प्लेट था वहां पर भूकंप आने के कारण
क्या है कि उसका प्रभाव बहुत ही आज तक का जब देखा जाए तो सबसे बड़ी सुनामी थी, उससे कम से कम हजारों लाखों लोग क्या हुए, मारे गए, ठीक है, और वो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि क्या जो कोस्टल एरियाज होंगे उस पर कितना बड़ा क्या आता है, डिस्ट्रक्शन आता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरी बात भी क्या है आपकी सही है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसी में क्या होता है कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, और जब ही भूकंपीय तरंगे समुद्र में पहुंचती हैं तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें लाती हैं और कारण बनता है आपका क्या, सुनामी का कारण बनता है, ठीक है। तो इसमें आपका रीजन भी क्या है, रीजन भी आपका सही है, और असर्शन भी क्या है आपका सही है। एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ये अलग बातें कर रहा है, और ये वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है, अलग बातें कर रहा है, ठीक है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑन हवाई आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन आर इफ्यूसिव टाइप, ठीक है। इफ्यूसिव का मतलब होता है शांत, क्वाइट, क्या होता है, शांत टाइप। यानी ये कह रहा है कि जो हवाई आइलैंड है आपका, ये अमेरिका पे इसका अधिकार है, तो हवाई आइलैंड में जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत ही शांत प्रकार का होता है। अब आइए पढ़ते हैं रीजन। रीजन कह रहा है कि लेस विस्कस लावाज इरप्ट क्वाइटली, यानी जो कम गाढ़े लावा होते हैं, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत ही गाढ़ा नहीं होता बल्कि वो, ठीक है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, वो फ्लो तेजी के साथ करेगा, यानी यहाँ पर जो लावा होगा काफी क्या होगा, पतला होगा, थिन होगा। तो आपका रीजन कह रहा है कि लेस विस्कस लावा इरप्ट क्वाइटली, यानी जो बहुत ही पतला लावा होता है बहुत ही शांत तरीके से क्या करता है, इरप्ट होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन याद है, ए में क्या बताया गया था, असर्शन सही है, बी में केवल रीजन सही है, सी में असर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, और डी में क्या है कि आपका असर्शन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन कह रहा है कि हवाई आइलैंड में जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत ही शांत प्रकार का होता है। बातें बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जो हवाई आइलैंड है वहां पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो किसका उदाहरण है, वो इंट्रा प्लेट का उदाहरण है। वहां पर किसी प्रकार का प्लेट मार्जिन नहीं पाया जाता है, बल्कि जो भी वहां पर इरप्शन हो रहा है वो प्लेट के आंतरिक भाग से हो रहा है। जैसे आपका इंडिया में डेक्कन प्लेटू का जो उदाहरण है वो क्या है, वो भी एक प्रकार से इंट्राप्लेट। इंट्राप्लेट आप लोग समझते हैं कि प्लेट के मार्जिन से नहीं बल्कि प्लेट के किसी भी बीच या किसी अगल बगल के भाग से, इसके किनारों से ना निकले बल्कि इसके बीच वाले किसी भाग से निकले तो उसको कहते हैं इंट्राप्लेट, जिसका कारण क्या होता है, हॉट स्पॉट, ठीक है। रीजन कह रहा है कि लेस विस्कस लावा इरप्ट क्वाइटली, यानी अगर पतला लावा है तो बहुत शांति तरीके से निकलेगा। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसको क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि हवाई आइलैंड में जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही शांत प्रकार से क्यों है, तो क्यों का जवाब ये दे नहीं रहा है। क्यों है, क्योंकि ये इसका जो लावा निकलता है वो बहुत ही पतला है, इसलिए वहां पर कौन सा जो है, जो इरप्शन होता है बहुत ही क्वाइट प्रकार का होता है, शांत प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस, यानी इसमें से आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो प्रोडक्ट है। एक ऑप्शन इसमें नीचे है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर करते हैं। चलिए, इसमें आपको ये बताना है, हमने क्वेश्चन पढ़ा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि चलिए इसको हम लोग देख रहे थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच ऑन द फॉलोइंग ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर
इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस। यानी इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऐसा जो फीचर्स है लैंडफॉर्म का वो किसके कारण बन रहा है, इरोजन के कारण बन रहा है, अपरदन के कारण बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका एस्कर्स फ्योर्ड, बी शेप वैली एंड सी सर्क अरेट प्लाया स्टेक मोरेंस बरखान पिनेकल्स वेब बिल्ट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, और लास्ट में है लेवीज स्टेलेगमाइट मोनोडनाक एंड ड्रमलिन। यानी इसमें से आप एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जितने भी लैंडफॉर्म हैं वो किसी भी प्रोसेस से बने हो, चाहे यूलियन प्रोसेस से बने हो या ग्लेशियर प्रोसेस से बने हो या किसी भी प्रोसेस से बने हो, वो क्या है, वो सारे के सारे क्या हैं, इरोजनल हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ए में दिया हुआ है पहले ही एस्कर्स। ठीक है, तो एस्कर्स क्या है, एस्कर्स डिपोजिशनल है, किसके द्वारा निर्मित होता है, ग्लेशियर के द्वारा। तो ये ऑप्शन यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, सर्क। सर्क किसके द्वारा निर्मित होता है, ग्लेशियर के इरोजन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और अरेट भी किसके द्वारा निर्मित होता है, ग्लेशियर के इरोजन द्वारा। प्लाया जो है, ठीक है, प्लाया को भी क्या माना गया है, जो आपका आयोग है, जो आपका यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी हमेशा प्लाया को किस में माना है, इरोजन में माना है। और जो आपका स्टेक है ये भी क्या है, मरीन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है और क्या है, इरोजनल है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ही सही है, सी बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि सी में जो मोरेंस है वो ऑलरेडी क्या है, डिपोजिशनल है, और डी है उसमें लेवीज जो है नदी के द्वारा निर्मित क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। यानी जो इसमें सही ऑप्शन है आपका क्या है, बी सर्क अरेट प्लाया और स्टेक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। यानी जो कौन सा ऐसा फीचर इसमें बताया जा रहा है जो दिया हुआ है, तो उसमें बताना है कि कौन सा टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन है हैंगिंग वैली, लटकती घाटी, यू शेप्ड वैली, ब्लाइंड वैली और रिफ्ट वैली। तो इसमें से कौन सा है कि क्या है आपका, किसके कारण बन रहा है, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण निर्मित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली किसके कारण निर्मित हो रहा है, फाल्टिंग प्रोसेस के कारण निर्मित हो रहा है। बल्कि जो ये सारे प्रोसेस हैं, जैसे बात किया जाए हैंगिंग वैली, तो ये ग्लेशियर के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, यू शेप वैली भी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, और जो ब्लाइंड वैली होती है वो कास्ट के द्वारा निर्मित क्या है, आपका लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें जो 17 नंबर का आंसर है टेक्टोनिक फोर्सेस, वो किसके कारण हो रहा है, आपका रिफ्ट वैली। इसका आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जो है पेज पे कवर नहीं हो पा रहा है। इधर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग करना है आपको। इसमें एक तरफ दिया हुआ है यार्डंग। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो यार्डंग पाया जाता है, यार्डंग क्या है, यार्डंग एक रीजनल फीचर्स होता है, किसके द्वारा, यूलियन के द्वारा, वाई के द्वारा निर्मित फीचर्स होता है। और यहाँ पर इसकी लिथोलॉजी दी हुई है, यानी जो इससे निर्मित हुए हैं, ठीक है, उसका क्या दिया हुआ है, लिथोलॉजी यानी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, किस प्रकार की मिट्टी से या किस प्रकार इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इसको क्या करा रहे हैं, फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे ए में आपका दिया हुआ है जैसलमेर इंडिया। इंडिया में जैसलमेर पता है आपको एक क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा क्या है, खस डिजर्ट अफगानिस्तान। तीसरा है सिनाई, सिनाई पेनिनसुला जो है आपका, और चौथा है क्या आपका, सऊदी अरबिया। इधर लिथोलॉजी में है, ए में दिया हुआ है क्ले, बी में दूसरा में दिया हुआ है योसीन लाइमस्टोन, सी में दिया हुआ है किलिचे लाइमस्टोन, और 4 में दिया हुआ है नुबियन सैंडस्टोन। आपको इसी में क्या कराना है, मैच कराना है कि कौन सा जो आपका यार्डंग है उसकी लिथोलॉजी कैसी है। ठीक है, हम एक बार आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका
वो ये है, आप देख सकते हैं इसमें ए बी सी डी, और ए में दिया हुआ है 2 1 3 4, बी में दिया हुआ है 4 1 2 3, सी में दिया हुआ 3 4 2 1 और 3 4 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन अब आपको दिखाने जा रहे हैं और इसका जो है आंसर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये दूसरा था, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन यही है 2 1 3 4, 2 1 4 3, ठीक है, 1 2 3 4, 3 4 1 2। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन ये सही है 2 1, क्या ऑप्शन सही है 2 1 4 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम वहां पर इसको मैच कराते हैं, क्योंकि ये स्लाइड में, पूरे एक स्लाइड में नहीं आ रहा है। 2 1 4 3 इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए इसको हम लोग मैच कराते हैं। यानी जो इंडिया में आपका जैसलमेर है, ठीक है, इसमें जो यार्डंग पाया जाता है उसकी लिथोलॉजी क्या है, आपका इओसीन लाइमस्टोन प्रकार का है। जो आपका खस डिजर्ट है अफगानिस्तान में, जो उसकी लिथोलॉजी है वो किले प्रकार की है। ठीक है, जो सिनाई पेनिनसुला है उसकी लिथोलॉजी कैसी है, नुबियन सैंडस्टोन टाइप का है। और एक है आपका सऊदी अरेबिया, इसकी जो लिथोलॉजी है वो कैसी है, किलची लाइमस्टोन की है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये लिथोलॉजी से पूछ लिया है, ये जियोलॉजी से थोड़ा संबंधित है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को दे दिया है और इधर क्या दे दिया है, आपका यार्डंग दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। इसको आप लोग ऐसे अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी इज, यानी जो आपको भूकंप के समय हम लोग पढ़े थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कि आप जैसे जैसे आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो जो भूकंप की तीव्रता उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी है उसमें चेंज आता है। अर्थ की डेंसिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि जो उसमें पाए जाने एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नीचे जाने पर भारी तत्व मिलते हैं और ऊपर आने पर आपको हल्के तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर भी डेंसिटी में चेंज आता है उसको जो अनेक विद्वानों के द्वारा उसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। तो यही पर पूछा जा रहा है कि कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी कोनार्ड असमर्थता पाई जाती है, वो किसके बीच में पाई जाएगी। ऑप्शन है आउटर एंड इनर कोर, बी है सियाल एंड सीमा, सी है सीमा एंड निपे, और डी है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, जब हम बात करते हैं आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, जिसको 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, ठीक है, और मेंटल और कोर। ठीक है, इस 3 भागों में इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, कोनार्ड। ठीक है, उसके बाद मोहो, उसके बाद रेप्टी, ठीक है, गुटेनबर्ग और लेहमन, ये 5 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, हमने आपको बताया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो उसमें इसके लिए हमने आपको निमोनिक्स भी बताए थे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है ये कहां पर पाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे तो हमने इसमें ये भी बात किया था रासायनिक संरचना के आधार पे कि इसको स्वेस ने 3 भागों में, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल वाला पोर्शन क्या है, आपका सबसे ऊपरी क्रस्ट है, जो दूसरा है वो मेंटल वाला सीमा था, और कोर वाला क्या था, निफे था। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे। तो ये जो आपकी कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है ये किसके बीच पाई जाएगी, सियाल और सीमा के बीच में पाई जाएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी, सियाल और सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसके बारे में, पैटरनॉस्टर लेक के बारे में कह रहा है कि पैटरनॉस्टर लेक क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि जो पैटरनॉस्टर लेक होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ये है लेक फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टार बेस, यानी एक ऐसा लेक होता है जो किसके द्वारा निर्मित होता है,
ग्लेशियर स्टार वेव के द्वारा निर्मित होता है, ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होता है। बी है ऐसा लेक होता है हैविंग वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी वॉल्केनो के कारण निर्मित होता है। सी है ऐसा लेक जो किसके कारण निर्मित होता है, शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर कास्ट बाय सी इरोजन। और डी में आपका दिया हुआ है क्रिसेंट शेप्ड लेक फॉर्म ड्यू टू कटाफा अंडर, यानी यह रिवर के मियांडर द्वारा निर्मित होता है, ये आपका सी वेव से निर्मित होता है, ये आपका वॉल्केनो से निर्मित होता है, ये आपका ग्लेशियर से निर्मित होता है। तो आपको बताना है कि जो पैटर्नस्टन लेक होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जब ग्लेशियल टोपोग्राफी, तो जिसमें देखा था हमने कि जो पैटर्नस्टन लेक होता है किससे निर्मित होता है, ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होता है। कोई ऐसा स्थान जहां पर पाया जाता है कौन सा भ्रंश, सीढ़ीनुमा भ्रंश पाया जाता है, और इसी पे क्या होता है कि इस झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं कि पैटर्नस्टर लेक बोलते हैं। जब आप इसको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ये जो आपके झील है वो एक दूसरे से मोतियों की तरह आपस में पिरे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, पैटर्नस्टर लेक है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, यानी जो आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में पाई जाती है। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ऑप्शन है क्रस्ट एंड मेंटल, मेंटल एंड कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर, और अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो कौन सा है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। आप जब हम इसको बनाएंगे तो इसको आप बनाते हैं तो क्या होता है आपका, पहले है कोनार्ड, ठीक है, उसके बाद मोह, कोनार्ड मोह के बाद रेपटी है, रेपटी के बाद गुटेनबर्ग है, ठीक है, यानी जो चौथे नंबर पे है गुटेनबर्ग है। अब ये गुटेनबर्ग किसके बीच में पाया जाता है, तो ये आपका जो है मेंटल है, और ये क्या है आपका कोर है। अगर इसमें कोई मेंटल कोर ऑप्शन है तो वो आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन इसमें लोअर और अपर मेंटल में भी बांट रहा है, तो अगर इसको आप बांटेंगे तो मेंटल को दो भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका लोअर, मेंटल कोर को दो भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका लोअर कोर, ठीक है, लोअर मेंटल एंड लोअर कोर। तो लोअर मेंटल एंड लोअर कोर जैसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी लोअर कोर नहीं, आपका क्या होगा, अपर कोर, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है लोअर मेंटल एंड अपर कोर, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन ये भी दिया हुआ है अपर कोर एंड लोअर कोर, तो ये भी नहीं होगा। और आपका दिया हुआ है अपर मेंटल एंड लोअर कोर, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही हो जाएगा मेंटल एंड कोर। क्या सही हो जाएगा, मेंटल एंड कोर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेटा इज नोन है, यानी इसमें किसी भी जो आपका बेड रॉक्स होता है, बेड रॉक्स पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं किसी भी स्ट्रेटा पर। ये हो गया आपका बेड रॉक्स, ठीक है। इस पे जो क्या होता है, या आप इस तरह बेड रॉक्स बना लीजिए, आपका क्या हो गया, बेड रॉक्स। तो इसमें जो ये वाली लाइन होती है, इसी लाइन को पूछ रहा है कि किस नाम से क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या है, एंटीक्लाइन, बी है डिप, ठीक है, सी है आपका सिंक्लाइन, और अगला ऑप्शन हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। अगला है ऑप्शन स्ट्राइक, ठीक है। तो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल रॉक्स होता है उस पे क्या होता है, जो भी ये इंक्लाइन लाइन, जो ये बेड रॉक्स होता है उस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 22 नंबर का डी स्ट्राइक रॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कह रहा है कि जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो किस प्रकार का फॉल्ट है। ऑप्शन है आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, बी है कन्वर्जिंग फॉल्ट, सी है स्प्रेडिंग फॉल्ट, और डी है सबमर्जेंट फॉल्ट, ठीक है। सैन एंड्रियास फॉल्ट कहां पर है आपका, कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। तो ये जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो कह रहा है किस प्रकार का फॉल्ट होता है। हम लोग फॉल्ट जब पढ़ रहे थे, फोल्ड पढ़ रहे थे, तो फॉल्ट के हम लोग क्या पढ़े थे, कई टाइप पढ़े थे, उसी में से ये पूछ रहा है कि जो आपका सैन एंड्रियास है वो किस प्रकार का फॉल्ट है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो किस प्रकार का फॉल्ट है, आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। किस प्रकार का फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित भ्रंश, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, इसको आइए हम लोग देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है एक तरफ टोपोग्राफी और एक तरफ दिया हुआ है लैंडफॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है एक प्रकार से क्या है, आपके एजेंट हैं, ठीक है, कि किसके द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म निर्मित हो रहा है। एक है ग्लेशियर, मरीन, फ्लूवियल एंड यूलियन। यूलियन का मतलब क्या होता है, विंड, क्या होता है, विंड होता है। इधर दिया हुआ है एलुवियन फैन यानी जलोढ़ पंख, यारडांग, अरेट और टोम्बोलो, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जो आपका ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर अरेट बनता है, क्या बनता है, अरेट बनता है। हम लोग पढ़े थे कि ये क्या होता है, एक कंघीनुमी आकृति होता है जिसका निर्माण किससे होता है, ग्लेशियर से होता है, ठीक है। मरीन से क्या बनता है, टोम्बोलो का निर्माण होता है, ठीक है। टोम्बोलो क्या होता है, किसी भी द्वीप को जो है दूसरे स्थान से मिलाने वाला एक प्रकार का ये इस आकृति का लैंडफॉर्म होता है। और आपका जो फ्लूवियल है यानी आपका जो नदी से बनता है वो क्या बनता है, एलुवियल फाइन, जो कि क्या है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और जो यूलियन है विंड से वो बनता है आपका यार्डन, जो कि क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, पहले 3 4, उसके बाद क्या है 1 2, 3 4 1 2, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो भी दिया हो आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं, 3 4 1 2, यानी ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है which one of the following is a फ्लूवियोग्लेशियल डिपॉजिट, ठीक है, यानी जिसमें क्या है वाटर भी है और ग्लेशियर है। तो कौन सा फ्लूवियोग्लेशियल क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है, यानी जो है डिपोजिशन मतलब निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है किसके, फ्लूवियोग्लेशियर का। ऑप्शन है आपका पेडी प्लेन, केम टेरेस, फूड प्लेन, ठीक है, और क्या है आपका जो है ये आपका फ्लड प्लेन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्लड प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपको ही बताना है कि कौन सा क्या है आपका ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा केम टेरेस सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो केम बनता है तो केम एक प्रकार का क्या है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, लेकिन ये इसमें ग्लेशियर यानी जो हिम होता है उसकी भी मात्रा होनी चाहिए, साथ ही साथ वाटर की भी इसमें क्या होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए। बाकी जो पेडी प्लेन बनता है, ठीक है, ये जो है ड्राई रीजन में निर्मित होता है, और जो आपका फ्लड प्लेन बनता है ये आप जानते हैं नदी के द्वारा निर्मित होता है, और जो लोएस्ट प्लेन बनते हैं ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। जो लोएस्ट बनता है वो विंड के जो है डिपोजिशन के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या है आपका केम टेरेस, ठीक है। अब ये देखते हैं अगला 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, और बताना है आपको असर्शन सही है, रीजन सही है या दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है असर्शन में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड प्लेट मार्जिन, यानी ये कह रहा है कि कहीं पर अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है और जो प्लेट मार्जिन है, जो प्लेटों का किनारा होता है, उसमें क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत ही क्या होता है, घनिष्ठ अंतर संबंध होता है। ये है आपका असर्शन। रीजन कह रहा है अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, यानी ये कह रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी यानी बड़े पैमाने पर जो दुनिया में क्या आते हैं वॉल्केनो होते हैं वो किससे संबंधित हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि असर्शन सही है नहीं, रीजन सही है, व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी आते हैं वो किसके सहारे आते हैं, प्लेट मार्जिन के सहारे आते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्लेट की मार्जिन होती है और जो वॉल्केनो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, उसमें घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। तो असर्शन सही है। रीजन भी क्या है, सही है। क्यों रीजन सही है, क्योंकि जो विश्व में अगर हम ज्वालामुखी के वितरण देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं, विश्व के 80% ज्वालामुखी हैं लगभग, वो किसके सहारे आते हैं, वो आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे आते हैं। आप रिंग्स ऑफ फायर को देख लीजिए, चारों तरफ क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ही है। तो ये क्या इसके सही संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आपस में प्लेट मार्जिन और क्या है,
जो आपके वॉल्केनो हैं वो हैं आपस में अंतर संबंधित हैं। तो क्यों है? क्योंकि जो अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी देखे जाते हैं लगभग विश्व के 80 से मोर देन 80% वो किसके सहारे आते हैं? आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे, यानी प्लेट की बाउंड्री जो है उससे आपका जो वॉल्केनो है उसका बहुत ही क्या है? गहरा संबंध है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यानी इसमें असर्शन से भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका क्या कर रहा है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि which one of the following process is responsible for the weathering of rocks in a कास्ट रीजन, यानी कास्ट जो टोपोग्राफी कोई कास्ट क्षेत्र है तो उसमें जो क्या हो रहा है, अगर वेदरिंग हो रहा है तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो क्या करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें हाइड्रोलिसिस, बी में कार्बोनेशन, सी में ऑक्सीडेशन और डी में स्क्री फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कास्ट रीजन में, किसके लिए? वेदरिंग के लिए। ठीक है, तो कौन सा है? कास्ट रीजन में क्या होगा? कार्बोनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बोनेशन होगा। कार्बोनेशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, जो ये H2O है, जब किसी इसमें जब CO2 मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये बहुत ही एक प्रकार के एक्टिव घोलक का एक प्रकार का घोल बन जाता है जो पूरी की पूरी चट्टानों को क्या करता है? घुला देता है। तो जो ये आपका H2O है, जल है, जब कहीं पर भी चूना पाई जाएंगी तो चूना किससे निर्मित है? कैल्शियम से निर्मित है। ठीक है, और चूने में किसकी मात्रा होती है? CO2 की मात्रा होती है, और H2 CO2 के साथ मिलकर इसकी जो बॉन्डिंग होती है, वो आप जो बॉन्डिंग बनाते हैं किसी के साथ, उससे भी तगड़ी इसकी क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसलिए मिलकर क्या करते हैं? पूरी की पूरी चट्टान को क्या करते हैं? आसानी से इरोड कर डालते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? कार्बोनेशन से हो जाएगा। H2O के साथ बॉन्डिंग किसकी सबसे ज्यादा होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें लग रहा है कि वीडियो देखने में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंटर के केमिस्ट्री में कितना नंबर पाए होंगे? 99 नंबर पाए होंगे। तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 पाए होंगे, फिर भी कह रहे होंगे ऐसे कि हमारा जो है 101 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि जो H2O है उसके साथ सबसे ज्यादा तगड़ी बॉन्डिंग किसकी होती है? आप इसको बताइए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? बहुत ही नीचे चला गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर ऑप्शन को देखते हैं। इसमें एक तरफ दिया हुआ है आपका, एक तरफ दिया हुआ है जो आपके सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एक तरफ दिया होता है आपका स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जो आपके ड्यून्स होते हैं, ठीक है, उसका एक तरफ ड्यून्स दिया हुआ है, एक तरफ स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के ड्यून्स में क्या निर्मित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ? जो आपका जो है किसके अलोंग बनता है? जो हवा चलती है उसके अलोंग बनता है। एक है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसे बनता है? जिधर से हवा चलती है उसके 90 डिग्री पर। एक है आपका पैराबोलिक और एक है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है रिवर्सिंग टाइप का, एक दिया हुआ है कोस्टल टाइप का, एक दिया हुआ है स्टेप और एक दिया हुआ है बरखान। ठीक है, इसके ऑप्शन हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये ऑप्शन है आपका, एक तरफ 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 4 3 4 3 1 2। ठीक है, तो इसका जो सटीक ऑप्शन है वो क्या है? वो आपका ए है 3 4 2 1। अब आइए इसको हम लोग करके देखते हैं कि इसका सटीक आंसर 3 4 2 1 कैसे है। तो पहले है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो अगर लॉन्गिट्यूडनल जो प्रोसेस होता है इससे किसका निर्माण होता है? इससे शीप का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स होता है यानी जिधर से हवा चल रही है इसके कितने डिग्री पे? 90 डिग्री राइट या लेफ्ट बनता है। एक विशिष्ट प्रकार का सैंड ड्यून होता है, इसको क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। और जो पैराबोलिक होता है वो कहाँ पे होता है?
कोस्टल एरिया में, और जो कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग बोलते हैं। तो इसका जो सटीक ऑप्शन है वो क्या है, 3 4 2 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29 कह रहा है कि द ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑन विच फॉरवेज इज टर्मेज। यानी ये कह रहा है कि कौन सा ड्रेनेज का पैटर्न ऐसा है कि जो वहां की रॉक्स पाई जाती हैं उसके स्ट्रक्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके स्ट्रक्चर पे उस ड्रेनेज पैटर्न का, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, उससे उसका कोई जो है नाता नहीं है। ऑप्शन ये है कॉन्सिक्वेंट, बी है सब्सिक्वेंट, सी है इनसिक्वेंट और डी है रिसिक्वेंट। ठीक है, अब जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या होता है कि ढाल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी उनका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, जो वहां की रॉक्स हैं उसके स्ट्रक्चर से उनका मतलब होता है। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसका स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, अगर इसमें अपलिफ्टमेंट भी होता है तब भी जो नदियां होंगी वो अपना दिशा परिवर्तित नहीं करेंगी। तो इसका इनसिक्वेंट, क्या सही हो जाएगा, इनसिक्वेंट। इनसिक्वेंट टाइप का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है इसका किसी भी प्रकार के वहां के जो स्ट्रक्चर होगा रॉक्स का उससे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इनसिक्वेंट। आइए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है द टर्म श्वास। ये आपका जो है ओशिनोग्राफी का क्वेश्चन है, ओशिनोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि श्वास का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर एट द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ अ वेव। यानी ये कह रहा है कि कोई वेव्स गई कोस्टल एरिया पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, वापस आ गई, क्या उसे हम श्वास बोलेंगे। बी है ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर एट द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वेव्स। यानी ये कह रहा है कि कोई वेव्स गई टकराई, उसके बाद वो ऑब्लिक फॉर्म में यानी तिरछे रूप में क्या हुई, वापस आ गई। सी है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर ऑफ द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। यानी जब ये क्या करता है कि बीच से टकराता है उसके बाद इसका मूवमेंट कैसे होता है, फॉरवर्ड होता है। ठीक है, और डी क्या है साइडवर्ड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर ऑफ द बीच ऑफ। ठीक है, यानी जो बीच पे टकराने के बाद उसके किनारे के सहारे लौट जाता है जल, उसको क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें चारों में ऑप्शन कौन सा सही है, आपका सी वाला सही है। सी में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बेस। ठीक है, यानी जो आपका कोई बीच वाला बीच होता है, ठीक है, बीच पे क्या करती हैं, लहरें टकराती हैं, उसके बाद वापस नहीं बल्कि वो आगे बढ़ती हैं। तो उस जो उसके लिए जो टर्म प्रयोग किया जाता है, जो शब्द के प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ओशिनोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर एक टाइप हो गया है गलती से, तो इसको हम लोग यहीं पर देख लिए। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन। यानी इसमें कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है। ऑप्शन है आपका केम, बी है एस्कर, सी है हॉर्न और डी है नन ऑफ दी। जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका हॉर्न। क्या सही हो जाएगा, हॉर्न, क्योंकि जो हॉर्न है आपका वो ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है बल्कि क्या है, इरोजनल है। जबकि आपका एस्कर है और जो केम है दोनों के दोनों क्या है, आपके ग्लेशियो फ्लूवियल होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या है, हॉर्न। अगला क्वेश्चन है अ ड्रेनेज पैटर्न व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन एज। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न तो आप लोग समझते होंगे कि ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं। तो यह इसमें कौन सा ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है, यानी नदी का क्या है, अपवाह का क्या है, प्रतिरूप है कि जो वहां के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। जिसमें ऑप्शन है रेडियल पैटर्न, ठीक है, यानी रेडियल ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, डेंड्रेटिक ड्रेनेज और आपका क्या है, सुपर इम्पोज ड्रेनेज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, सुपर इम्पोज
ड्रेनेज, जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज होता है उसका वहां के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इसमें जो रोल होता है वो रिवर का होता है। रिवर की जो घाटी होती है, वैली होती है, उसमें कमियां ज्यादा होने से ये क्या करता है, इस प्रकार के ड्रेनेज का निर्माण होता है। बाकी जो रेडियल पैटर्न होता है, ये मान लीजिए क्या है कि कोई क्या है, टोपोग्राफी है, ठीक है, और इस टोपोग्राफी में क्या हो रहा है, चारों तरफ से नदियां निकलकर बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका रेडियल पैटर्न हो गया। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के जो है जो आपका क्या बनता है, अपवाह प्रतिरूप निर्मित होता है। जबकि जो आपका डेंड्रेटिक पैटर्न है, वृक्षाकार प्रतिरूप है, यानी जब नदियां कहाँ पहुंचती हैं आपके मैदानी भागों में, तो उसमें कई छोटी बड़ी क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं, कई उसमें आके क्या मिलती हैं, ट्रिब्यूटरी जाकर मिलती हैं। जैसे आप गंगा रिवर को देखते हैं, ठीक है, यमुना को देखते हैं, कहां पर जो है मैदानी क्षेत्र में, तो एक इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, आपके डेंड्रेटिक पैटर्न का निर्माण करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, सुपर इम्पोज, इसका क्या हो जाएगा, सटीक ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन वही है, ऑप्शन इसमें नीचे दिया गया है। ठीक है, अगर ए में दिया गया है दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बी में दिया है ए सही है, अब बी भी सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सी में दिया हुआ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये कह रहा है आपका कि डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक्स इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। यानी आपका जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन ऐसा रीजन है जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर जो केमिकल विदरिंग होती है बहुत ही क्या होती है, डीप तक होती है। इसलिए जो वहां के जो रॉक्स होते हैं बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। कारण में देख रहा दिया है, इंटेंसिटी ऑफ केमिकल विदरिंग डीप डिपेंड्स टू लार्ज, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, लार्ज एक्सटेंट ऑन एबंडेंस ऑफ वाटर एंड हाई एयर टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन बता रहा है कि जो वेदरिंग की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करता है कि वहां पर टेम्परेचर कितना है और क्या हो रहा है, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि केमिकल वेदरिंग वहीं पर ज्यादा होता है जहां पर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। इसीलिए क्या है कि अब ये कारण को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए यही कारण है कि आपका जो रीजन होता है कौन सा, डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक्स इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। यानी ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में जो डीप केमिकल विदरिंग होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा पाया जाता है और तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर असर्शन से भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको क्या कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें आपसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर अनरिलेटेड विथ माउंटेन ग्लेशिएशन। ठीक है, जो माउंटेन जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उससे कौन सा इसमें क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन एक है सर्क, बी है टार्न, सी है अरेट, और चौथा है फ्योर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोड दिए गए हैं, ए में 1 2, बी में 2 3, सी में 3 4 और डी में ओनली 4। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म है कि जो क्या है आपका जो माउंटेन ग्लेशियर होता है, माउंटेन ग्लेशिएशन होता है, उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्योर्ड। ठीक है, क्योंकि फ्योर्ड क्या होते हैं, ये प्रकार के सबमर्ज्ड क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। ठीक है, हाई लेटिट्यूड में जहां पर बहुत जो हिमनत पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, और उसकी वैली क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है और उसमें जल भर जाता है, तो उसके कोस्टल एरिया को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। तो फ्योर्ड का संबंध किसी प्रकार के माउंटेन ग्लेशियर से नहीं है, बल्कि अगर आप बात करें सर्क की, ठीक है, सर्क भी क्या है, रीजनल लैंडफॉर्म है जो माउंटेन के एरिया में बनते हैं, किससे, आपके जो है ग्लेशियर से। अरेट, जब दो सर्क आपस में मिल जाते हैं तो अरेट बनते हैं। और टार्न क्या होता है,
इसी सर्क में एक अपरदन के कारण निर्मित लेक होता है, झील होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली डी, यानी आपका चौथा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि which one of the following feature is found when the roof of a limestone cave collapse। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर्स है जो इसका निर्माण कब होता है, जब जो आपका केव्स होता है, ठीक है, जो लाइमस्टोन एरिया में केव्स होता है उसका ऊपरी सतह क्या हो जाता है, कोलेप्स हो जाता है, और ऊपरी सतह कोलेप्स होने से क्या होता है, एक फीचर्स का निर्माण होता है। ऑप्शन है टार्न, पोलजे, सैलो होल एंड डोलाइन। तो आपको इसी चारों में बताना है कि कौन सा ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसका निर्माण ऊपरी जो आपका रूफ होता है, जो फर्श होता है इसका, वो कोलैप्स हो जाता है उसके बाद होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो क्या है, आपका पोलजे सही हो रहा है, पोलजे सही हो रहा है। ठीक है, पोलजे हम लोग, ये पोलजे क्या है, पोलजे एक प्रकार का आपका लैंडफॉर्म है, कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी में पहले क्या बनता है, आपका सिंक होल बनता है, सिंक होल बड़ा हो जाएगा तो डोलाइन बनेगा, और डोलाइन इवाला बनता है, और इवाला का जब ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाती है तो क्या बनता है, पोलजे बनता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जब कास्ट टोपोग्राफी, तो इसको अच्छे से वहां पे इसको स्टडी किया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पोलजे सही हो जाएगा। बाकी टार्न, सैलो होल और डोलाइन के बारे में हमने आपको बता दिया। टार्न तो अभी हम लोगों ने देखा ही था पिछले वाले स्लाइड में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, यानी टेक्टोनिक फोर्सेस से किसका निर्माण होता है। ऑप्शन है रिफ्ट वैली, हैंगिंग वैली, सुपर इम्पोज्ड वैली और एंटीसीडेंट वैली। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिफ्ट वैली, क्योंकि रिफ्ट वैली का निर्माण क्या होता है, जब कोई रॉक्स क्या होती है जी, ठीक है, एक दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें फोर्स लगता है विपरीत दिशाओं में, और रॉक्स में क्या हो जाता है, एक प्रकार से दरार आ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली क्या है, एक टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण निर्मित एक क्या है, आपका लैंडफॉर्म है। बाकी जो है वो टेक्टोनिक्स के कारण नहीं बनते हैं, जैसे जो आपका हैंगिंग वैली दिया हुआ, हैंगिंग वैली आप लोग जानते ही हैं कि ये ग्लेशियर प्रोसेस से निर्मित होता है। ठीक है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेसिव फोल्डिंग रिजल्टिंग, यानी अगर कहीं पर जो फोल्डिंग हो रहा है बहुत ही एक्सेसिव हो रहा है, तीव्र हो रहा है, ठीक है, तो उससे किसका निर्माण होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला है रिवर्स फॉल्ट, जियोसिंक्लाइन, नापे एंड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो अगर आपका कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा है, इंटेंस फोल्ड हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स में इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इस प्रकार से लहरनुमा मोड़ बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं। लेकिन इसमें जब बहुत ज्यादा फोल्ड बन जाएगा, सॉरी बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा, इधर से भी और इधर से भी ज्यादा फोर्स लग जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपका फोल्ड बना हुआ है, ये फोल्ड टूट कर इस पे क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, और जो ये टूटा वाला फोल्ड है इसी को क्या बोलते हैं, नापे। क्या बोलते हैं, नापे। तो जो अगर आपका एक्सेसिव फोल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बल लग जाएगा, ठीक है, तो उससे किसका निर्माण होगा, नापे। ठीक है, नापे अगर आपको देखना है तो आपको आल्प्स पर्वत में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर क्या है, बहुत सारा नापे है, क्योंकि वहां पर लगातार फोल्ड। इसका ऑप्शन सही क्या है, नापे। अगला क्वेश्चन है कि रिया किसका एग्जाम्पल है। जो आपका रिया है, रिया एक प्रकार का तट होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है डिपोजिटेड लैंड फीचर्स, ये डिपोजिटेड लैंड फीचर्स हैं। सबमर्जेंट अपलैंड शोर लाइन, यानी एक प्रकार सबमर्ज अपलैंड शोर लाइन है, तटरेखा है, ठीक है। इमर्ज अपलैंड शोर लाइन है, सबमर्जेंट का मतलब डूबा हुआ है, या इमर्जेंट का मतलब उभरा हुआ है, ठीक है। और डी है आपका इरोडेड लैंडफॉर्म। तो इसका सटीक आंसर क्या है, शोर लाइन, यानी कोई तटीय क्षेत्र होता है और वो तटीय क्षेत्र क्या कर जाता है, सबमर्ज जाता है, सबमर्ज कर जाता है, यानी नदी के द्वारा निर्मित कोई घाटी है, ठीक है, वो क्या हो गई, सबमर्ज हो गई, तो उसमें जल भर जाने के कारण वो जो तटीय क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं आपका रिया तट। क्या बोलते हैं, रिया कोस्ट। तो रिया कोस्ट किसका उदाहरण है, सबमर्ज अपलैंड शोर लाइन का, ठीक है, इसको आप लोग
याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ड्राउंड ग्लेशिएटेड वैली इन हाई एल्टीट्यूड रीजन आर नोन एज, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं उसमें जो ऐसी वैली जो क्या हो जाती है, ड्राउंड हो जाती है, यानी आपका नीचे की ओर धंस जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ओशन ट्रेंच, बी है सबमरीन रिज, सी है फ्योर्ड और डी है सबमरीन कैनियन। इसमें ये बताना है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो घाटियां बनी होती हैं जब वो सबमर्ज हो जाती हैं तो उससे किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे जो घाटियां होती हैं जब वो सबमर्ज कर जाती हैं तो उससे किस प्रकार के जो है आपके लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, उससे होता है आपका फ्योर्ड। क्या बनता है? फ्योर्ड बनता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्योर्ड हो जाएगा। बाकी जो ओशन ट्रेंच है वो आप जानते हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है, वो टेक्टोनिक प्लेट का मैटर है। सबमरीन रिज होते हैं, ठीक है, वो भी अलग मैटर है। और जो सबमरीन कैनियन होते हैं ये भी क्या है, ये सब ओशन से संबंधित है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द वेव कट प्लेटफॉर्म इज फाउंड, यानी जो वेव कट प्लेटफॉर्म होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि जो ओशन करंट्स, जो ओशन में जो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, ओशन से जो वेव्स होता है ओशन का, उस वो वेव्स लगातार क्या करती हैं, कोस्ट पर अपना प्रहार करती हैं, टक्कर मारती रहती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो इरोड होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो है लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, उसका नाम दे दिया गया है वेव कट प्लेटफॉर्म। तो कहां पाया जाता है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, होक्काइडो कोस्ट, ठीक है, होक्काइडो आपका जापान में है, जापान का जो द्वीप है, और एक है ऑप्शन मेडागास्कर, और एक है मालाबार जो आपका भारत का पश्चिमी तट है, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो जो आपका वेव कट प्लेटफॉर्म पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? यूएसए में कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है एजेंट और दूसरी तरफ दिया हुआ है इरोजनल फीचर्स दिया हुआ है, यानी लैंडफॉर्म बताना है। तो चलिए देखते हैं रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से किसका निर्माण होता है? तो रनिंग वाटर से होता है इनसाइड मियांडर। इनसाइड मियांडर क्या है? इनसाइड मियांडर जो होता है वो एक प्रकार का रिजुविनेशन का एग्जांपल है, आपके नवोन्मेष का एग्जांपल है, ठीक है। जब कहीं पर एक मियांडर्स का निर्माण हो जाता है और इसमें बाद में क्या हो गया कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के कारण रिजुविनेशन आ जाता है, तो इसमें इस मियांडर के अंदर नदी क्या करने लगती है, पुनः मियांडर का निर्माण करने लगती है। इसलिए इसी को बोलते हैं मियांडर के अंदर जो मियांडर बनता है उनको बोलते हैं इनसाइड मियांडर। और हमेशा याद रखिएगा एक प्रकार से क्या है, रिजुविनेशन लैंडफॉर्म किसके द्वारा निर्मित होता है? नदी के द्वारा निर्मित होता है। अगला है मूविंग आइस। मूविंग आइस से किसका निर्माण होता है? हैंगिंग वैली का। हैंगिंग वैली आप लोग ने देखा होगा जो है, जब हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे तो कैसे होता है, ठीक है। अगला है ब्लोइंग विंड। तो विंड से किसका निर्माण होता है? बरखान का निर्माण होता है। बरखान एक प्रकार का क्या है? स्पेसिफिक सैंड ड्यून्स होता है, ठीक है। आगे क्या है? डैशिंग वेव। डैशिंग वेव मतलब ये वही मरीन वाले बात कर रहा है कि जो मरीन का वेव होता है, मरीन वेव्स होती है मरीनल, उससे किसका निर्माण होता है? हेड या बे का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2 1, ठीक है, 4 3, 2 1 4 3, इसमें जो भी है उसको आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये कह रहा है आपका कि लाइमस्टोन लैंडस्केप टू डेवलप इनटू कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर अ लाइमस्टोन लैंडस्केप टू डेवलप टू कास्ट टोपोग्राफी। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इस ऑप्शन में से एसेंशियल पार्ट नहीं है, किसके लिए? आपके कास्ट टोपोग्राफी के लिए। यानी अगर कहीं पर कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है तो किसकी जरूरत नहीं है, यानी वो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता है कास्ट के लिए। आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द लाइमस्टोन फॉर्मेशन मस्ट कंटेन 100% कैल्शियम कार्बोनेट फॉर
सोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। यानी अगर कहीं पर अगर कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है तो उस एरिया में जो आपके जो रॉक्स पाए जाते हैं उस रॉक्स में क्या होना चाहिए, 100% कैल्शियम होना चाहिए। और बात बिल्कुल क्या है, ये सही है। यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि कौन सा अनिवार्य नहीं है, तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। बी देखा जाए, बी कह रहा है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ ज्वाइंट इन द अदरवाइज इंपेरिबल लाइन। कह रहा है कि जो आपके ज्वाइंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैटर्न के होने चाहिए, या जो उसमें जो अदरवाइज जो आपके चूना पाए जाते हैं वो कैसा होना चाहिए, इम्पेरिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी वहां से वाटर पर्कुलेट ना कर पाए। अगला है there must be a rated zone between the ground surface and the water table, ठीक है। और लास्ट में क्या है, गुड वेजिटेशन कवर, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है कि कौन सा इसमें क्या है कि लाइमस्टोन यानी जो कास्ट टोपोग्राफी है उसके निर्माण के लिए आपको एक आवश्यक कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो इसका सटीक वेजिटेशन कवर, यानी किसी भी प्रकार के गुड वेजिटेशन कवर की जरूरत नहीं है, किसके लिए, आपके कास्ट टोपोग्राफी के लिए। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुड वेजिटेशन कवर, क्योंकि वेजिटेशन से कास्ट टोपोग्राफी का कोई हमें जो है संबंध नहीं दिखता है। अगला हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 ये कह रहा है कि फ्लैटेड टॉप्ड सैंड रिज विथ अ लॉन्ग डायमेंशन एक्सटेंडिंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड्स बट लुकिंग द कोलैप्सिंग फ्रंट आर नोन एज। यानी ये कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कह रहा है फ्लैटेड टॉप्ड सैंड रिज विथ अ लॉन्ग डायमेंशन एक्सटेंडिंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड्स, यानी जिधर से हवा चल रही है प्रिवेलिंग विंड्स है उसी के सहारे क्या होता है, एक प्रकार का क्या निर्माण होता है, सैंड रिज का निर्माण होता है। लेकिन ये सब सैंड रिज होते हैं बट लुकिंग एट द कोलैप्सिंग फ्रंट आर नोन एज, यानी जो इनका फ्रंट होता है ये ऐसा देखने पे लगता है कि ये क्या हुए हैं, कोलैप्स हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यानी जो विंड जिधर से चल रही है उसी की दिशा में जो आपका सैंड ड्यून्स बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो विंड की दिशा में बनता है वो क्या होता है, सीप बनता है। क्या बनता है, सीप बनता है। लेकिन जो विंड के 90 डिग्री पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरखान। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सिर्फ सही हो जाएगा। व्हेल बैग क्या है, व्हेल बैग भी एक प्रकार का सैंड ड्यून्स होता है, लेकिन जो बहुत ही मोटे मोटे दानों से निर्मित होते हैं, यानी जो उसमें कण पाए जाते हैं किसके, सैंड के, बहुत ही मोटे मोटे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पूछता है तो उससे क्या निर्मित होता है, उससे जो सैंड ड्यून्स बनता है उसको बोलते हैं व्हेल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, आपका सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनटीए भी इसका जो आंसर है वो कई मान चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज टिपिकल टू ग्लेशियल इरोजन, यानी जो ग्लेशियल इरोजन होता है तो उस इरोजन में कौन सा प्रोसेस क्या होता है, काम करता है, किसके लिए, ग्लेशियर के लिए। क्योंकि हम लोग प्रोसेस भी देखे थे, एब्रेजन होता है, ठीक है, कोरेजन होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इओलियन के साथ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एट्रिशन होता है। उसी प्रकार से ग्लेशियर जब मूव करता है तो किस प्रोसेस से ओवर करता है, उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्लिकिंग, हाइड्रोलिक एक्शन, डिफ्लेशन और है कोरोजन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से आपका सही है प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब ये होता है कि जब ग्लेशियर मूव करता है तो उसके सामने जो भी चट्टानें आती हैं उसको क्या करता है, वो उखाड़ फेंकता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लकिंग। तो प्लकिंग क्या है, ग्लेशियर के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोलिक एक्शन है ये वाटर के साथ होता है, डिफ्लेशन जो होता है, ठीक है, ये इओलियन के साथ होता है, और कोरोजन क्या होता है, वाटर के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक्स इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, भी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें कैसा होता है, जो आपकी केमिकल विदरिंग होती है बहुत ही क्या होती है, डीप होती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ केमिकल विदरिंग to the large degree upon an abundance of water and high air temperature, क्योंकि जो आपका केमिकल विदरिंग डिपेंड करता है वो
हाई क्या किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और ए आर की क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, अगला है 47 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एफ बी टेलर द मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाज, यानी जो एफ बी टेलर महोदय थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था 1908 से 10 के बीच में, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दिया था, वेगनर से भी पहले। तो इसमें इन्होंने जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसका इन्होंने मेन फोर्स क्या बताया था, किसके कारण क्या है कि आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। तो 47 नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, टाइडल फोर्स, टाइडल मतलब ज्वार भाटा के कारण जो ज्वारीय बल आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या जियोमैग्नेटिज्म जो पृथ्वी का भू चुंबकत्व है। तो इसका सटीक आंसर क्या है आपका टाइडल फोर्स। इन्होंने यही बताया था कि जो टाइडल फोर्स से जो ज्वारीय बल है उसी के कारण आपके जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बातें किसने बताई थी, आपके एफ बी टेलर महोदय ने बताई थी और यही बातें आपके वेगनर महोदय ने बताई थी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर द एस शेप ऑफ अटलांटिक ओशन ड्यू टू, यानी ये कह रहा है कि जो आपके अल्फ्रेड वेगनर बाबा थे वो अल्फ्रेड वेगनर बाबा ने जो अटलांटिक ओशन है उसका आकार हम देखते हैं एस आकार का है। तो एस आकार क्यों है इसका ये कारण बताना है कि आपको इनके अकॉर्डिंग क्या सही है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज एंड इंडीज ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज और इंडीज का निर्माण हुआ है, इसके कारण जो आपका अटलांटिक महासागर है उसका आकार इस तरीके का है। कि दूसरा है द डिफरेंट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है उसका मूवमेंट है वो क्या है, डिफरेंट क्या है उसमें रेट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट दर है। या सी दिया हुआ है क्लोजिंग डाउन ऑफ टेथिस सी का क्या हो गया, क्लोज हो गया, इसके कारण है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या कारण है। तो इसका जो सबसे सटीक कारण है जो आपका है द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो मूवमेंट है, ठीक है, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं जो विडेसिन प्लेट है उसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मूवमेंट क्या है, अलग अलग है। जो नॉर्थ अमेरिका का मूवमेंट है उसका रेट अलग है, साउथ अमेरिका का मूवमेंट है उसका रेट अलग है। इसीलिए जो आपके अटलांटिक महासागर है उसका आकार कैसा हो गया है, ऐसा आकार का हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, यानी जो इसका दर है मूवमेंट करने का, कोई 2 सेंटीमीटर की तरह जो है दर से हर साल मूव कर रहा है तो कोई 1 सेंटीमीटर की तरह दर से मूव कर रहा है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्रू हिज बुक टाइटल, यानी जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय थे उन्होंने जो थ्योरी दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का वो अपनी किस पुस्तक में दिया था, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको कमेंट करके बताना है कि ये ऑप्शन भी आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये इसमें से चारों में से द क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंट्स, पुल ऑफ मून ऑन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम पोल, रिवर्सल ऑफ पोल फ्रॉम नॉर्थ वाइस वर्सा, यानी कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने वेगनर बाबा ने अपनी थ्योरी दी थी। यह है आपका 49। और लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वाज नॉट कंसीडर्ड बाय दोज व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन क्या कर रहा है कि जो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है उसको, जो सी फ्लोर स्प्रेड जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बारे में वो बात नहीं करता है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग मिड ओशन रिज, तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है किसके, मिड अटलांटिक ओशन में, ये बात कर रहा है सी फ्लोर, तो बात बिल्कुल सही है। सी फ्लोर यही कह रहा है कि प्लेटें दूर जा रही है, नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर, ये भी बात सही है। हम लोगों ने देखा था कि जो रॉक्स पाई जाती हैं उसमें मैग्नेट का गुण होता है, तो मैग्नेट जो रॉक्स में पाया जाता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं और वो अपनी दिशा क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ चेंज करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो है सेल्फ रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ये बात कर रहा है कि उन्होंने ये बताया था कि
अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो फॉसिल्स पाए जाते हैं उसके वितरण के बारे में बात की थी। तो ऐसी बात बिल्कुल ये बातें नहीं की थी किसके द्वारा, आपका जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो ऐसी किसी भी बारे में बात नहीं करता है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा क्या पाया जाता है आपका फॉसिल। बाकी जो सी है डी है ये भी सही है, क्योंकि एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर, इसी से तो भी मेन बात यही है कि एज ऑफ रॉक्स से ही तो पता चला है कि जो ओशन है वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। टोटल हम आपको हर टॉपिक हर यूनिट में 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो है वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें किसी भी प्रश्न में आपको अगर त्रुटि लगती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जो है जो स्टैंडर्ड बुक है उससे देखेंगे और अगले दिन आपको उसको सही उत्तर प्रोवाइड कराएंगे। एक जरूरी सूचना यह है कि तो भी आपको ये बताया जा रहा है जब ये 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 100 क्वेश्चन को आपको जो है विथ आंसर के साथ आपके क्या है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया गया था, ठीक है, आज दोबारा हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाते हैं और वो टेलीग्राम ग्रुप आप सबको ज्वाइन करना है। तो उसी पे आपको क्या मिलेगा, जो है इस क्वेश्चन का PDF मिलेगा और इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आइए आपको बताते हैं अपना टेलीग्राम ग्रुप। ये है हमारा टेलीग्राम। ठीक है, एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट JRF, आपको इसको ज्वाइन करना है और इसी पे क्या है कि आपको जो 1500 में क्वेश्चन टाइप करा है उसका एक एक PDF विद आंसर, ठीक है, आपको भेजा जाएगा। तो जिसको इसकी जरूरत है वो इसको ज्वाइन कर सकता है और जो क्या है जिसको जरूरत नहीं है वो बिल्कुल इसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको एक नई शुभकामना के साथ। ऑल द बेस्ट।